और बलिया में क्षेत्रीय भारत महासभा बैठक का आयोजन। बैठक में महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष की नियुक्ति, राजनीति और रोजगार में क्षेत्रीय समुदाय को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। जेडीयू ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में नए प्रदेश कमेटी के गठन की घोषणा की गई। नए प्रदेश कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष समेत 4 प्रवक्ता शामिल हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रदेश में जेडीयू की उपलब्धता को गिनवाया, साथ ही कई मुद्दों पर आरजेडी पर भी तंज कसा। पेट्रोल और महंगाई के लेकर जो विपक्षी नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो अपने आप को अर्थशास्त्री का महान ज्ञानी बता रहे हैं। जनता जो है उनकी ऐसे बातों को अनदेखी कर रही है। बिल्कुल आपको बता दूं कि जो कमेटी का गठन किया गया है, ये पहली बार देश में जो है 1/3 से अधिक महिलाओं का में इसमें भूमिका दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है। और युवाओं का भी अब देखेंगे कमेटी तो युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाले झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स में आउटसोर्सिंग पर कई पदों के लिए कर्मचारियों को बहाल किया गया, लेकिन मरीजों की संख्या कम होते ही रिम्स की ओर से अनुबंध में बहाल किए गए कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के इस फैसले के बाद मंगलवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी कंपनी के बीच हुई वार्ता का नतीजा सिफर रहा, जिसके बाद कर्मचारियों ने लंबित पैसे के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर वे रिम्स प्रबंधन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। जिनको रखा जा रहा है कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग डेट हो गया सर, जो 6 तारीख से ज्वाइन किया है उसका डेट 15 तारीख को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो मिसिंग डेट है उसको क्लियर किया जाए, तब उसके बाद फॉर्म भराया जाए। और डेट और सैलरी कब दिया जाए, सब सैलरी बहुत जरूरत है, उसको पहले लिखित में उन लोग को दिया जाए। प्लस की गर्ल्स को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जबकि उन लोग पास ना सैलरी ना कुछ पैसा है, कहाँ से आएगी उन लोग, ना बस वगैरह चल रही है। तो सबसे पहले हॉस्टल में उन लोग को रखा जाए, जैसे खाना पीना दिया जा रहा था दिया जाए। मैं एमएल पार्किंग में सुपरवाइजिंग का काम कर रही हूँ। सुपरवाइजिंग के पोस्ट के लिए हम लोग को कहा गया, इसमें कोई पोस्ट नहीं है सुपरवाइजिंग का, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग को कहा गया कि ये पोस्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि जो यहाँ जितने स्टाफ यहाँ काम करेंगे वो लोग को संभालने के लिए सुपरवाइजर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। इसमें 20,000 पैसा सबको मिलेगा, सारे सुपरवाइजर को। लेकिन अभी हम लोग को एमटीएस में डाल दिया गया है, बोल रहा है कि 10,000 पैसा मिलेगा। यहाँ पे सुपरवाइजर की नीड होने के कारण यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ क्रिएट किया गया। तब यहाँ आईएएस सर थे, आशीष अग्रवाल सर, उन्होंने कहा कि आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे काम करें। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर एनुअल मीटिंग का आयोजन रिलायंस कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended March 31, 2021 do not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer. Accordingly, the reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now, I will begin my formal address to all of you, my dear shareholders. My dear shareowners, a very warm welcome to each and every one of you. It gives me great pleasure to greet you all at the 44th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. It is the second year in a row that I miss the intimacy and the warmth of face-to-face interaction with you because of the COVID pandemic. However, the virtual format has enabled several lakhs of our shareholders to participate in this AGM from the safety of their homes. Friends, we are in the midst of a humanitarian crisis. Its scale, severity, and geographical spread are unseen in a century. It has filled the hearts of all Indians with enormous pain,
and grief. Several of our employees and shareholders have borne the brunt of this pandemic. Within our one large Reliance family, the suffering of any member becomes the suffering of all of us. Today, Neeta, I, and my colleagues on the board offer our heartfelt condolences to all those in our Reliance family who have lost their loved ones to this pandemic. I now request that all of us observe a minute of silence in the memory of the departed souls. Om Shanti. Esteemed shareholders, the company's accounts for the year ended 31st March 2021 have already been circulated to you. With your permission, I would like to take them as read. Our business performance and financial success since the last EGM have exceeded our expectations despite the pandemic. But I shall come to that later in my address. What has given me far greater happiness than our business performance is Reliance's humanitarian efforts during these exceedingly difficult times. I feel both proud and humbled to share with you that throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Our entire organization has become energized with the spirit of service. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. I'm sure our efforts of the last 1 year would have made our founding chairman, Shri Dhirubhai Ambani, proud, because the one common unifying thread that runs through everything we have ever done at Reliance is the spirit of care and empathy. We care for our employees and their families. We care for our customers, our shareholders, and our partners. We care for the country and the community. We care for the planet and the people. This is what the true Reliance spirit was, is, and will always be. I now invite Isha, Akash, and Neeta to tell us about our COVID missions of Reliance and the wonderful work done by all our colleagues. Good afternoon, everyone. I am Isha Ambani. And I am Akash Ambani. Last AGM, we were hopeful that by this time, this year, the pandemic would be behind us. And yet, this is the second time that we're meeting virtually. These have no doubt been very difficult times. But we've come together as a country, as a society, and as one Reliance family to rise above them. Despite the challenges we have faced, when we look back at the year, we feel humbled and inspired that each and every person in our Reliance family went out of their way to help one another, much beyond the call of duty. And we know
that had our grandfather been with us today, he would be proud. This is the Reliance he always wanted to see. One where each person did their very best to help those in need and to be of service to our communities and our country. Many of our Reliance family members have fought this battle from the front lines. Our retail store workers, telecom engineers, doctors, nurses, hospital staff. We have the deepest gratitude and highest admiration for each and every one of them. They ensured our nation's fuel supplies are intact, digital connectivity is unaffected, and daily essential needs of millions of people are met safely. We are indebted to them for their service to our country, for their service to humanity. And I'd like to share with you a couple of stories to highlight what some of our colleagues have done in this time. One of our geo-engineers, Mr. Dave, trekked 12 kilometers at 13,000 feet altitude in 10 feet of snow, can you imagine, through a totally non-motorable road to restore digital connectivity in the Spiti Valley. When the cyclone hit Mumbai earlier this year, some of our geo and retail stores faced indefinite power cuts. तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रधान सचिव प्रपन्न अमृत ने सूबे के सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि हर रोज जिले में 35 से 40 हजार लोगों का टीकाकरण किया जाए। इसमें हर वर्ग के लोग होने चाहिए। 44 वर्ग 45 से यहाँ पर 59 साल वाले लोगों को 60 साल से ऊपर वाले। इस आदेश के बाद सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि 6 महीने में जिले के 70% लोगों का टीकाकरण करना है, जिसके लिए हर पीएचसी में केंद्र बढ़ाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो, इसके लिए भी मुख्यालय से यहाँ पर समन्वय बनाया जा रहा है। ये मेगा ड्राइव का बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति है। कल जहाँ तक आपको मालूम हुआ कि लगभग 36,000 टीकाकरण हुआ। 16 तारीख को भी हुआ था 37,000 और आज भी कल मिला करके कुल मिला के लगभग 65-70,000 से अधिक ही हुआ है। तो मिला जुला करके ये स्थिति कायम रहना चाहिए और ये कायम रहेगा तो हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और इस सरकार का संकल्प है कि 6 महीने में 6 करोड़ युवाओं को टीका लगेगा और उसको मूर्त रूप देने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाए। तो बलिया में क्षेत्रीय यहाँ पर भारत महासभा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को यहाँ पर विस्तार करना है। इस बैठक में महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही इस दौरान राजनीति और रोजगार में क्षेत्रीय समुदाय की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इसकी समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महासभा की ओर से किए जाने वाले प्रयासों को लेकर भी चर्चा हुई। मौजूदा समय में क्षत्रियों की सबसे बड़ी समस्या है या सवर्णों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम गरीब हैं, जो नीचे तबके में हैं, उनके पास बहुत ही जीविका से लेकर के खाने पीने तक की समस्याएं हैं और उसके लिए कोई भी सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके लिए हम सरकार से सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार उसको जरूर मानेगी और हम सवर्ण आयोग गठित करा के ही दम। आज 2 तरह की बैठक है। पहला कार्यक्रम तो ये है कि क्षत्रिय भारत महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्यकुशलता को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसका सम्मान समारोह है। और एक हमारे हर महीने संगठन की बैठक होती है और संगठन में हम देखते हैं कि हमारे संगठन में क्या कमी रह गई, क्या और अच्छाई होना चाहिए, संगठन का विस्तार कैसे हो। हम यह तय करने के लिए आए हैं कि जो क्षत्रिय
सारे समाज को लेकर चला, सबकी अगुवाई किया और सबके कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सपने को साकार करने के लिए अपने को बलिदान किया। उस छत्री की हालत आज एकदम अलग हो गई है और जो सबसे आगे चल कर के बलिदान किया है उसके बलिदानों को नकार करके और अवसरवादी लोग झुंड बना करके संख्या बल के आधार पर उसकी ध्वंस दिखा करके समाज से विलय करके क्षत्रियों को नीचे गिरा रहे हैं। क्षत्रियों को नीचे न गिराया जाए। तो मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत सिंह एफसीआई गोदाम के मेन गेट पर ऑल इंडिया एफसीआई श्रमिक यूनियन के बैनर तले अपने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एफसीआई कर्मचारी धरने पर बैठे। वैश्विक महामारी कोरोना में अचानक से 250 श्रमिकों का सामूहिक स्थानांतरण कर दिए जाने और श्रमिकों का इंसेंटिव रिकवर मद में काटी गई राशि का भुगतान किए जाने सहित अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना लोग कर रहे हैं। दिनांक 15/6/2021 को अचानक रात्रि में 8:30 बजे तक हम श्रमिकों ने काम किया है। लगभग 10:30 बजे नोटिस बोर्ड पर ला करके हम लोगों का स्थानांतरण आदेश को चिपका दिया गया। हम श्रमिकों को कोई जानकारी नहीं और 242 श्रमिकों को सामूहिक स्थानांतरण कर दिया गया। कल होकर के हम लोग आए हैं, ड्यूटी पर आए 10:30 बजे, कहा जाता है कि आप लोग का स्थानांतरण कर दिया गया है, अटेंडेंस रजिस्टर सीज हो गया है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिरोजाबाद में लॉकडाउन के पालन के दौरान पुलिस और स्थानीय व्यापारियों के बीच जमकर बहस हुई। बीती रात एक व्यापारी को दुकान बंद करने के दौरान पुलिस कर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद व्यापारी पुलिस से यहां पर उलझ पड़े। व्यापारियों ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया। इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से करने की बात भी कही। बाहर खड़ा हुआ था, अपनी दुकान बढ़ा के उसको मार रहे थे। वो 2 सिपाही आके बहुत मारा उसको। क्यों मार रहे थे? क्या फालतू में? केवल अपने घर में जा रहा था, अपनी गाड़ी उठा के मार रहे थे। व्यापारी को इतना बहुत मारा उन्होंने 2 सिपाहियों ने। उसका क्या नाम था व्यापारी का? इसका नाम संगम सर जी नाम है। 9 बजे हुए हैं, ये राउंड पे निकले हुए थे, लेकिन ये किसी दुकानदार को पकड़ के मारते दुकान का काम करता वो खड़ा भाई साहब हम जा रहे, लेकिन ये मारा मार लेके दुकानदार सब है क्या? ये किसी ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पुलिस वाले ये कहा क्यों मार रहे थे? ये बस दुकान 9 बज गए तो हम बढ़ा रहे हैं भाई। जबकि इनको चालान करना नहीं चाहिए। चालान करना चाहिए, मार के चलेंगे ये। रायबरेली में एक युवक ने धोखे से यहां पर इंटरकास्ट मैरिज का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के लालगंज कोतवाली अंतर्गत सिमरपाहा का है, जहां पर अधेड़ ने अपनी असली पहचान छुपाते हुए दूसरी कास्ट की महिला से शादी रचाई। महिला से शादी करने के बाद यहां पर असली पहचान का खुलासा करते हुए महिला के जेवरात बेच दिया और उसे प्रताड़ित करने लगा। इस संबंध में महिला ने लालगंज कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उसे। लालगंज पर एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि वह एक विधवा है और मोहम्मद गब्बर नाम के व्यक्ति ने खुद अपना नाम बउआ लोड बताते हुए उससे शादी की। शादी के कुछ दिन बाद उसके गहने बेच दिए और उससे मारपीट करने लगा। इस तहरीर पर लालगंज थाने में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतलब यही कौन कास्ट बात का जानू? मतलब यही जानू है कहाँ है मुस्लिम बुराई का समाज में अपना रही ना के साथ कितना पैसा तुमसे लिए, कितना केवल लिए, कितना पैसा लिए उनके साथ कब रहा जब मैं पूरा कैश दे दिए। कितना कैश लें तुमसे? मतलब गाड़ी लेके सब 2 लाख है, 1.5 लाख रुपया।
तो भदोही जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराध का ताजा मामला जिले के और एक कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या किए जाने के बाद अपराधियों ने युवक के शव को दूसरी जगह लाकर फेंक दिया। सूचना पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त भी की जा रही है। सुबह सूचना आई थी कि ग्राम दत्तीपुर में सड़क के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर सीओ, एडिशनल इंस्पेक्टर और मैं खुद भी गया था वहाँ घटना पर। तो हमने देखा कि ये करीब लगभग 30 साल उम्र के आदमी का गला रेत दिया गया है, उसके पेट में भी चाकू मारा गया है। तो पड़ी थी, उसमें अकड़न दिया गई थी, मुझे लगता कल शाम के समय ही से मारा गया होगा। और अभी तो मौके पर ज़्यादा ब्लड नहीं मिला था, तो प्राइमरी फेसी तो ही लग रहा है कि जैसे यहाँ लाके फेंका गया हो। तो बख्तियारपुर के ददौर गांव के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक को अज्ञात अपराधियों द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मृतक का शव गंगा किनारे से बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बख्तियारपुर पुलिस यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। घटना के कारण यहां पर आपसी रंजिश बताया जा रहा है। एक तरफ जहां मृतक के गाँव में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बख्तियारपुर पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी में लगी हुई है। हत्या वही लास्ट डीजल था, तो हम लोग देखे जाते थे, लोगों ने हाई वाला किया तो वही बोला कि आप तो भर्ती जाके मार के दिखाए। कहाँ से मिला? हाँ, कहाँ पर से मिला? डेड बॉडी कहाँ से मिला? ये भट्टा पर आधा पर। छपरा के मशरक थावे रेलखंड पर मशरक रेलवे स्टेशन के दक्षिणी आउटर ढाला के पास पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मशरक थाना क्षेत्र के पूरब टोला गांव निवासी गोविंद कुमार सिंह के रूप में हुई है। वहीं युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले में कागजी कार्रवाई करते हुए शव को परिजनों को सौंपा। ऐसा सवेरे सोच के लिए गया था। लड़का का नाम क्या पड़ेगा? गोविंद कुमार। घर कहाँ पड़ता है? सतपुर टोला। तो कितना में सो के ले गया था? लगभग 7:15 बजे गया था। 7:15 बजे घटना ट्रेन जा रही थी। वहीं दुमका में पुलिस चौकीदार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत यहां दुम्हानी गांव का है, जहां पर अपराधियों ने सड़क किनारे चौकीदार की हत्या कर दी। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर चौकीदार के यहां पर सामान को भी बरामद किया गया है। मृतक पिछले 10 सालों से यहां पर मुफस्सिल थाने के चौकीदार के रूप में काम कर रहे थे। घटना की सूचना पाकर यहां पर एसपी ने मौका वारदात पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और पदाधिकारियों को अपराधी की जल्द गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं और डिटेक्शन अभी तुरंत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो ही जाएगा। कुछ लोकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और जल्दी हम लोग नतीजे पहुँच जाएंगे। फिर आपको कौन थे सर, ये क्या ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ इस तरह का घटना जो हुई है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो, यही हम लोगों का यहाँ का मांग है। यहाँ का लोगों का इस तरह का घटना नहीं होना है, लेकिन हो चुका है। इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं और ये घटना बहुत ही बड़ा घटना है। इसका सीबीआई जांच हो और जांच करके पॉजिटिव है उसको पकड़ा जाए। सवेरे जब उठ करके चाय पीने के बाद हम बैठे थे घर में, कुछ किताब पढ़ रहे थे, तो उसी समय हमको गांव वाला ही यहाँ से बड़ा गांव का कोई लड़का को फोन किया, जो ऐसे घटना हो गया, हम लोग का सब सुविधा कहाँ पर जी? तो बोला दोम्हानी, जो दोम्हानी ढाका के बीच में जो वहाँ रोड है चौराहे, क्योंकि ये जगह पड़ता है शिकारी पाड़ा और काठीपुर और मुफस्सिल, तीनों का ही पड़ता है। ऐसी यहाँ पर हो गया इस तरह का घटना।
तो छपरा के सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत सबलपुर पूर्वी में एक शादी समारोह में धनुष स्वयंवर का आयोजन किया गया, लेकिन दर्शकों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्वयंवर देखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। गाइडलाइन के खुलकर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। बताते चले कि ये शादी सारण जिले के छपरा कचहरी के अहमदपुर में संपन्न हुई, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष उठा लिए हैं। श्री राम की परंपरा को निभाते हुए सोनपुर के सबलपुर पूर्वी के एक शादी समारोह में धनुष स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें लड़का ने धनुष तोड़ करके लड़की के गले में वरमाला डाला और विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।